नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आप लोगों की सेहत अच्छी होगी और अगर आपने मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखे हैं, अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, वो देखिए कई दिनों से क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे थे कि लोग पूछते हैं कि हमारी जो मदर है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई हैं। इवन सिस्टर्स ने भी कई क्वेश्चंस पुट अप किए हैं कि मेरे ब्रदर्स को इम्प्लिकेट किया है और मेरे पर भी एट्रोसिटीज़ हुई हैं। हमारे पास कोई रेमेडीज़ नहीं है, अगर कोई हमारे ऊपर वायलेंस क्रिएट करता है तो हमारे पास कोई रेमेडीज़ अवेलेबल नहीं है। तो देखिए हर की क्वेरीज अलग-अलग होती हैं, हर की जो प्रॉब्लम्स हैं, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस जो भी केस के होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। उस पे कोई कॉमन रिप्लाई जो नहीं दिया जा सकता। हर की क्वेरीज और जो उसकी जो कंप्लेंट्स हैं उनके मेरिट्स क्या हैं, क्या नहीं है, उस सब पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं ये जो वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसके जो कंटेंट्स हैं, जो लीगल पॉइंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जो स्पेशली जो मदर हैं और जो हस्बैंड की जो मदर है और जो हस्बैंड की सिस्टर्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी अगर कोई एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जो कोई भी आदमी एट्रोसिटीज़ कर रहा है, तो वो इस जो लॉ जो बना हुआ है उसका पूरा जो भी है मतलब जो प्रोटेक्शन पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, नॉट फॉर सम अदर पर्पस, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिए और जो मैं लीगल पॉइंट्स आपके समक्ष रख रहा हूँ उसको बहुत बारीकी से और जरा ध्यान से सुनिए और उसके बेसिस पे आप अपना अपना इंटरप्रिटेशन और जो भी इन्फ्रेंसेस हैं निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लॉ जब भी बनता है वो एक जेंडर न्यूट्रल होता है लॉ। आप जो लेजिस्लेचर जो अपनी विजडम में जो भी लॉ बनाती है वो किसी ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाती, बल्कि एक बैलेंस बना रहा है उसके लिए बनाती है। तो दोस्तों ये एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था। पहले ये देखिए थोड़ा-सा डाउनलोड किया हुआ, लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली जो वेबसाइट्स पे इसकी तो जो डायरेक्शंस आई हैं उसमें जो पोर्शन स्ट्रक्ड ऑफ हो गया है, उसे अभी भी कई जगह से अपडेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से कई बार रॉन्ग इंटरप्रिटेशन निकल जाती है और कई बार लोग जो हैं वो मतलब जो अब प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से तो वो अपनी जो रेमेडीज़ हैं वो नहीं ले पाते हैं। तो देखिए जैसे ये लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो लॉ है, ये मैंने डाउनलोड किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ की जो डेफिनेशंस में अमेंडमेंट नहीं किया है, सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शंस आई थी उसको इन्होंने स्ट्रक डाउन नहीं किया है। तो इसकी वजह से अगर कोई भी एक लॉ इस एक्ट को पढ़ेगा तो इसका जो अपडेट्स है वो नहीं पता चल पाएगा जब तक या तो कोई मार्केट से प्रॉपर बेयर एक्ट ले विद ईयर 2021 का, तभी उसको पता चलेगा कि क्या-क्या जो लेजिस्लेचर ने क्या जो मतलब ऑन दी डायरेक्शंस गिवन बाय द माननीय सुप्रीम कोर्ट्स ने जो डायरेक्शंस दी थी उसके बेसिस पे क्या उन्होंने जो अपडेट किया है कि नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल सकती है अगर आप रिसेंट बेयर एक्ट लेंगे, कोई भी किसी भी पब्लिशिंग लॉ ग्रुप का जो कंपनी का आता है वो लेंगे तो आपको पता चलेगा। अब जैसे ये एक्ट मैंने डाउनलोड किया था, इसमें क्या है, इसमें देखिए अब इस सेक्शंस को आप थोड़ा-सा जरा ध्यान से देखिए। इस सेक्शन 2 क्यू को देखिए, MNOP-Q, हाँ जी, 2 क्यू को आप देखिए। सेक्शन 2 क्यू जो डिफाइन कर रहा है वो कर रहा है रेस्पोंडेंट को। अब जो भी अगर आप जैसे कि जो व्यक्ति डोमेस्टिक वायलेंस का केस फेस कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस जिनके ऊपर लगा हुआ है, तो उसमें एक आपको कॉमन पर्सन को इतना नॉलेज तो होगा जिन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा है। एक एप्लीकेंट होता है जो वुमेन होती है और एक रिस्पोंडेंट होते हैं। तो रिस्पोंडेंट की जो डेफिनेशन जो इस डाउनलोड करके मतलब जो भी गवर्नमेंट की साइड से निकाली गई है, तो वो ये बता रही है सेक्शन 2 के आप ध्यान से देखिए। रिस्पोंडेंट मींस एनी अडल्ट मेल पर्सन हु और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द एग्रीवेटेड पर्सन एंड अगेंस्ट whom the aggrieved person has sought under this act। तो देखिए इस एक्ट को जो कि अपडेट नहीं हुआ है, इस अपडेट पे मतलब इस एक्ट में ये कोई भी पढ़ेगा तो यही कंक्लूजन निकालेगा। रिस्पोंडेंट कौन होता है? रिस्पोंडेंट कहेंगे कि वो होता है कि कोई भी अडल्ट मेल
पर्सन जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप के साथ एग्रीवेट पर्सन मतलब वुमेन, कोई भी चाहे कोई भी रिलेशन में हो वुमेन, अगर कोई भी एग्रीवेट पर्सन के साथ मतलब डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो रिस्पोंडेंट कहलाएंगे। तो इसलिए रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन यहाँ लिखी है, एनी अडल्ट मेल पर्सन मींस सिर्फ वो जो 18 साल से अबव उम्र के जो मेल पर्सन है उनके लिए ये डेफिनेशन बनाई गई थी। जो भी अडल्ट पर्सन जो 18 साल से अबव है वही रिस्पोंडेंट के तौर पे गिने जाएंगे। तो फिर साथ में एक लिखा था, एक प्रोविजो भी डाला था, देखिए ध्यान से देखिए प्रोविजो क्या था, प्रोवाइडेड दैट any aggrieved wife or female living in a relationship in the nature of the marriage may also filed a complaint against the relative of the husband और द मेल पार्टनर। तो यहाँ पे ये लिखा था, एक प्रोविजो ऐड कर दिया था, पुराने जो अपडेट हुआ था उसमें क्या प्रोविजो ऐड कर दिया था कि कोई भी एग्रीवेट वाइफ जो है, जो एग्रीवेट वाइफ या फीमेल जो शादी करके आती हैं, कंप्लेंट जो है रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड के ऊपर भी डाल सकती हैं। जो रिलेटिव ऑफ हस्बैंड जो है, चाहे वो सास हो चाहे वो जो हस्बैंड की सिस्टर हो। तो मतलब ये एक्ट में ये प्रोविजन उन लोगों के लिए मतलब ये बना हुआ था जो वाइफ है वो केस हस्बैंड के ऊपर भी डाल सकती हैं, और जो था हस्बैंड का जो रिलेटिव है, चाहे वो ननद हो चाहे वो सास हो, तो उनके वो क्योंकि वो रिलेटिव है हस्बैंड की तो उनके ऊपर भी केस डाल सकती है। लिखा ये मतलब जो डेफिनेशन प्रोविजो जो क्लॉज था वो यही बताया जा रहा था। और रिस्पोंडेंट में पहले डेफिनेशन थी उसमें ये बताया जा रहा था जो सिर्फ अडल्ट मेल पर्सन के लिए यही बनाया हुआ था, जो कि 18 साल से अबव का आदमी है, लड़का जो 18 साल से अबव है 19 साल का है वो रिस्पोंडेंट के तौर पे गिना जाएगा। और फिर जो प्रोविजो जिसलिए बनाया था, जो रिलेशनशिप जैसे कोई मैरिड वुमेन आ रही है जो शादी करके आ रही है वो हस्बैंड के ऊपर और जो उनके जो रिलेटिव हैं उनके ऊपर भी डाल सकती हैं। तो जो हस्बैंड चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी अडल्ट मेल पर्सन हो, और उनका जो रिलेटिव है, चाहे वो जेठानी हो चाहे वो सास हो चाहे वो ननद हो, कोई भी हो, उनके ऊपर वो केस जो था वो एग्रीवेट पर्सन जो है सेक्शन 2 क्या वो ये डिफाइन करता था। तो देखिए अब एक जजमेंट आई थी 6 अक्टूबर 2016 की, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की थी। इस जजमेंट को बड़ा ध्यान से देखिए और आप अपना इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। आप इसको बड़ा एक चीज को ध्यान से देखिए। 56 पेज की जजमेंट है, लेकिन इसके जो रेलिवेंट पैराग्राफ्स हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो 4 या 5 जो पैराग्राफ्स होंगे उससे ज्यादा नहीं होंगे, जो कि लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। जो केस लॉस जो इस जजमेंट में डिस्कस किए गए हैं उसको मैं नहीं कोट करूंगा, जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसको मैं आपके समक्ष रखूंगा और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप इसे एंड तक जरूर देखिए। तो देखिए अब ये जजमेंट थी वो ये क्या थी, ये जो अपीलेंट्स थे और जो रिस्पोंडेंट्स थे, तो ये सिविल अपील 10084/2016 थी, अराउंड अराइजिंग आउट फ्रॉम स्पेशल लीव पिटीशन 913 ऑफ 2015। मींस ये रिट पिटीशन के ऊपर गए थे। रिट पिटीशन जो कि सिविल रिट पिटीशन फाइल की गई थी उसके ऊपर ये स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई थी। अपीलेंट ने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी जो कि कन्वर्ट हो गई थी सिविल अपील में। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसमें क्या था पहले अब थोड़ा सा फैक्ट्स को देखेंगे, फिर आगे हम जो है, क्योंकि ये जजमेंट टोटल 56 पेज की है और जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट्स हैं जो कि हेल्पफुल है उस पर हम जरा से बारीकी से गौर करेंगे ताकि अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जा सके। तो देखिए ये क्या था, इसमें ये बताया था कि जो अपील थी वो अराइज हुई थी फ्रॉम डिविजनल बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट की। जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो एक जजमेंट दी थी जो कि 25/9/2014 को डिविजनल बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी। उस जजमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, जो it raises an important question of the constitutional validity of section 2 क्या of protection act here in after। क्या कहा कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली गई थी उसमें सेक्शन 2 क्या की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको चैलेंज किया गया था। उसका जो भी ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के ऊपर इन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। आगे देखते हैं आगे क्या था। इस पैराग्राफ नंबर 3 पे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में ये बताया कि 3/4/2007 को मतलब एक सिस्टर और उनकी जो मदर ने कंप्लेंट फाइल की थी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अगेंस्ट, जो थे मतलब एक सिस्टर के जो ब्रदर थे और जो सिस्टर की जो मदर थी उनके सन हुए, तो उनके ब्रदर और सन के ऊपर और उनकी वाइफ के ऊपर और 2 सिस्टर्स एंड डॉटर्स, मतलब 2 सिस्टर्स थी और जो
जो सिस्टर जो थी उनकी तो सिस्टर हुई, और जो सिस्टर की जो मदर थी उनकी तो बेटियां हुई। तो मींस सिस्टर और मदर ने एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट डाली थी अपने भाई और जो है सन, जो कह लीजिए भाई और सन थे, और उनकी जो वाइफ, और साथ में दो बेटियां जो दो सिस्टर्स थी उनके साथ। तो जो सिस्टर थी उनकी तो सिस्टर हुई, जो मदर थी उनकी तो बेटियां हुई। तो इन्होंने 5 लोगों के ऊपर कंप्लेंट डाली थी, सॉरी 4 लोगों के ऊपर, हाँ जी 4 लोगों के ऊपर कंप्लेंट डाली थी डोमेस्टिक वायलेंस की। तो फिर कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया था, फिर उन्होंने फ्रेश लिबर्टी ली थी ताकि फ्रेश कंप्लेंट फाइल कर सकें। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ, कुछ 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर मदर एंड डॉटर ने 2 सेपरेट कंप्लेंट्स फाइल की अगेंस्ट सेम रिस्पोंडेंट्स, मतलब जो भी 4 लोग थे उनके ऊपर कंप्लेंट्स, 2 अलग अलग कंप्लेंटें फाइल की। फिर क्या हुआ, एप्लीकेशन जो ऑपोजिट साइड से एप्लीकेशन फाइल हुई लर्नड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उन्होंने कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 to 4 मींस जो हस्बैंड जो ब्रदर की जो वाइफ थी वो, और उनकी जो ब्रदर की जो 2 सिस्टर्स थी, मतलब जो 3 मतलब फीमेल्स थी ऑपोजिट साइड से, उन्होंने कहा कि कंप्लेंट जो है जो 2A रीड विद 2 क्यू ऑफ एक्ट, मतलब कि कोई जो भी कंप्लेंट है वो सिर्फ अडल्ट मेल पर्सन के साथ के ऊपर ही डाली जा सकती है, और 3 रिस्पोंडेंट्स जो रह रहे हैं वो अडल्ट मेल पर्सन्स नहीं है, इसलिए उनको डिस्चार्ज कर दी जाए। इस ग्राउंड पे उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की थी अपोजिट पार्टी ने, रीड विद सेक्शन 2A विद 2 क्यू के साथ अंदर, की चूंकि वो एक अडल्ट मेल पर जो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट है सिर्फ अडल्ट मेल पर्सन के ऊपर डाली जा सकती है, वो अडल्ट मेल कैटेगरी में नहीं आती हैं, तो इसलिए उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने ऑर्डर दिया और डिस्चार्ज को रिफ्यूज कर दिया, मतलब डिस्चार्ज को रिफ्यूज कर दिया, मतलब एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। फिर आगे देखिए फिर क्या हुआ कि रिट पिटीशन फाइल हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में, और अंडर लिटरल कंस्ट्रक्शन ऑफ 205 एक्ट डिस्चार्ज द अबव सेट 3 रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम द कंप्लेंट। मींस उस ऑर्डर के ऊपर उन्होंने जो 3 लेडीज थी उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन तीनों लेडीज को डिस्चार्ज कर दिया। फिर आगे बताया कि ऑर्डर जो था वो फाइनलिटी हो गया, क्योंकि उस ऑर्डर के ऊपर चैलेंज नहीं किया गया था, इसलिए ऑर्डर वो फाइनलिटी हो गया। आगे देखिए क्या बताया फिर ये लिखा है पैरा नंबर 5 में कि जो प्रेजेंट जो पिटीशन डाली थी, प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रोसीडिंग्स है वो इसलिए है क्योंकि मदर एंड डॉटर ने एक रिट पिटीशन फाइल की थी, जो मतलब 300/2013, जो मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने डाली थी। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मींस सेक्शन 2 क्यू को चैलेंज किया गया था। सेक्शन 2 क्यू क्या था वो बार बार डिस्कस कर चुके हैं, ये जो कि ये कहता है कि 2 क्यू मींस रिस्पोंडेंट। इस 2 क्यू के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसको चैलेंज किया था बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने रिट पिटीशन के द्वारा के माध्यम से। फिर उन्होंने कहा कि रिट पिटीशन का अमेंड किया, फिर कोई प्रेयर नहीं मांगी सीकिंग एन इंटरफेरेंस फ्रॉम द ऑर्डर व्हिच दे हैव ऑलरेडी अटेन्ड द फाइनलिटी। मींस अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ जो थी कि मतलब जो सेक्शन 2 क्या था उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था। फिर आगे देखिए आगे क्या बताया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसमें बताया कि 25/9/2014 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और उसने हाईलाइट किया कि 2 क्या का बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो discussions हुई of the view of the facts and the decision of the Delhi High Court in so and so case has not been disturbed by the Supreme Court. We are inclined to read the provision of 2 Kyau Act of DV Act and to hold the provision of the respondent in 2 Kyau Act is not to be read in isolation but has to be read as a part of the scheme of the DV Act, and particularly along with the aggrieved person, domestic violence, domestic relationship and the shared household in the clause A and 2FS of the section 2 of the DV Act. If so, आगे लिखिए क्या लिखा है फिर। If so, the complaint alleging the acts of domestic violence is maintainable not only against the adult male person who is the son and brother who is also been the domestic relationship with the aggrieved person complaint mother, but the complaint can also be filed against the relative of the son or brother including wife or brother and sisters of the male person. In other words, in our view, the complaint against the daughter-in-law sister would be maintainable under the provision of DV Act, where there are co-respondent in complaint against the male person who is or has been in a domestic relationship with the complaint, and such complaint it must be, of course, he held that a complaint under the DV Act would not be maintainable against the daughter-in-law, sister-in-law or sister of the complaint if no complaint is filed against any adult
मेल पर्सन ऑफ द फैमिली। तो देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि कंप्लेंट बेशक वो फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो जो है मेल रिस्पोंडेंट जो हैं उनको, जो रिस्पोंडेंट जो हैं वो मेल पर्सन होंगे, और अगर उनके रिलेटिव होंगे तभी वो कंप्लेंट मेंटेनेबल हो सकती है। साथ में ये साफ साफ ये कहा कि जो अगर मेल पर्सन को पार्टी नहीं बनाया जाएगा, मतलब मेल पर्सन के ऊपर अगर कंप्लेंट नहीं की जाएगी, तो जो डॉटर इन लॉ, सिस्टर लॉ, जो सिस्टर जो भी होंगी उनके ऊपर कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं होगी। तो मतलब इससे ये निष्कर्ष निकल के आया बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर से कि अगर कोई लेडी किसी लेडी के ऊपर कंप्लेंट डालेगी तो वो मेंटेनेबल नहीं होगी। अगर मतलब सिस्टर इन लॉ के ऊपर कंप्लेंट डाल रही है, जब तक कोई जो कंप्लेंट जो है बीच में मेल पर्सन नहीं आ रहेंगे बीच में। तो मेरी ये लिखा है, साफ साफ लिखा है कि इफ नो कंप्लेंट इज फाइल्ड अगेंस्ट द अडल्ट मेल पर्सन ऑफ द फैमिली, इसलिए अगर जब तक वो रिलेटिव, क्योंकि प्रोविजन ये कहता था, प्रोविजन क्या कहता था, प्रोविजन ये कहता था कि एग्रीड पर्सन और फीमेल लिविंग इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ द मैरिज मे आल्सो फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ द मेल पर्सन। मींस रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड होना जरूरी है, जो मेल पर्सन होना बहुत जरूरी है। तो मतलब कल को जो मतलब इस ऑर्डर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा कि कोई भी लेडी आकर कंप्लेंट डायरेक्टली नहीं फाइल कर सकती हैं, लेकिन बीच में मेल पर्सन को होना भी जरूरी है, ताकि तभी वो रिलेटिव ऑफ द मेल पर्सन जो होगी सेटिस्फाइड होगी। तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था। तो आगे हम बढ़ते हैं, इस ऑर्डर के आगे बढ़ते हैं। सारे पैराग्राफ्स को आप नहीं देखते। अब जो अपील जो फाइल हुई, ये सब लर्नड सीनियर काउंसिल्स थे, उन्होंने अपनी अपनी कंटेंशंस रखी थी। हम इन सब को नहीं देखते हैं अभी, क्योंकि जजमेंट काफी लेंथी हो जाएगी। हम जो बेसिक रिलेवेंट पोर्शन है उस पे हम चलते हैं, उस पे चलते हैं। पैरा नंबर 14 पे हम देखते हैं एक दफा। हम देखिए पैरा नंबर 13 के ऊपर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स था, पैरा नंबर 14 पे चलते हैं। तो पैरा नंबर 14 में लिखा कि ए कर्सरी रीडिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस मेक इट क्लियर the phenomenon of the domestic violence against a woman is widely prevalent and needs redressal, where criminal law does offer some redressal. Civil law does not address the phenomena of the entirety. The idea before is to provide various innovative remedies in the favor of the women who suffer from domestic violence against the perpetrator of such violence. तो आगे चलते हैं, फिर पैरा नंबर 18 पे चलते हैं। पैरा नंबर 18 पे देखते हैं अभी क्या बताया उन्होंने। काफी लेंथी जजमेंट है। सारे इन्होंने जो बियर एक्ट है, मतलब सॉरी जो लेजिस्लेशन है उसको पूरा रिप्रोड्यूस किया गया है इसमें। आप पैरा नंबर 18 पे चलते हैं। देखिए अब पैरा नंबर 18 में क्या कहा। पैरा नंबर 18 में कहा कि डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस मतलब जो है वो इट्स वेरी वाइड। डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है, जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि बहुत वाइड है। तो सेक्शन 2F जो कहता है वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के ऊपर बताया गया है। इट इज द रिलेशनशिप between the person who lived or acted together in the state of the shared household or are related in any way of the following way: blood, marriage, relationship, or in the nature of the marriage, adoption of the family member in joint family. A reading of these definitions make it clear that domestic relationships involves persons belonging to both and includes persons related by blood or marriage. फिर आगे देखिए क्या बोला कि the necessary brings within such domestic relationships male as well as the female in-laws quite apart from the male and female members of the family related by the blood. Equally, a shared household includes includes a house and which belongs to joint family of the respondent is a family member, as has been rightly pointed out by the learned counsel का नाम लिखा हुआ उन्होंने। The Hindu Succession Act भी amended हुआ, और which Section 6 was amended from with effect from 9/9/2005 to make the female co-partner of the joint Hindu family and so have the right by the birth and such joint family। तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 6 को भी जैसे अमेंड किया गया है 9/9/2005 के बाद, जिसमें फीमेल को पार्टनर्स को का भी राइट बन जाता है प्रॉपर्टी में, जो जॉइंट प्रॉपर्टी है। तो आगे फिर ये देखिए ये लिखा है, this being the case when the member of joint Hindu family now include a female co-partner also as a restricted in definition to क्या वो necessity to be relooked। तो उन्होंने कहा कि चूंकि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो ऑलरेडी अमेंडेड हो चुका है, तो सेक्शन 2 क्या को फिर से रीलुक करना जरूरी है। सेक्शन 2 क्या जो रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन को रीलुक इसलिए कराया क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट भी कहते हैं कि अमेंड हो गया था, इसलिए क्योंकि फीमेल को पार्टनर्स भी का भी राइट बन जाता है राइट फ्रॉम द बर्थ से, तो इसलिए जो सेक्शन जो 2 क्या को रीलुक किया करना चाहिए। तो फिर आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, फिर आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो ये काफी लेंथी हो जाती है जजमेंट, तो आगे हम देखते हैं। फिर उन्होंने बताया बट दिस इज नॉट अ केस अंडर सेक्शन 2 क्या ऑफ द 25 एक्ट एज द मेन पार्ट ऑफ 2 क्या कंटिन्यूज टू रीड अडल्ट मेल पर्सन।
बार बार उन्होंने बताया कि जो टू क्यू का मतलब यही लिखा हो गया कि अडल्ट मेल पर्सन, तो टू does not include such female co-person as a respondent being a member of joint family. This is only a glaring one anomaly which we have to address in this course of this judgment. का यही anomaly है जो हमें एड्रेस करना है इस कोर्स ऑफ जजमेंट पे। तो आगे हम बढ़ते हैं, पैरा नंबर 36 पे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। उसमें क्या इसमें अमेंडमेंट हुई है, मतलब क्या स्टक डाउन किया है, उस पर बड़ा ध्यान से देखिए और उसके बाद में कंक्लूजन पे हम जरूर जाएंगे। तो आगे देखते हैं, पैरा नंबर 36 पे चलते हैं। देखिए पैरा नंबर 36 पे चलते हैं। आप देखिए सारी डिस्कशंस करने के बाद जो भी थे, फिर उन्होंने बताया जो ऊपर केस लॉस डिस्कस किया, उसके बाद ये बताया कॉन्स्पेक्टस ऑफ दीज जजमेंट्स व्हिच आल्सो लीड्स टू द रिजल्ट दैट देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक डिफरेंस बिटवीन मेल एंड द फीमेल। कहा था कोई डिफरेंस नहीं है मेल और फीमेल में, अडल्ट एंड नॉन अडल्ट रिगार्डिंग टू द ऑब्जेक्ट सॉल्व्स टू बी अचीव्ड बाय द सेक्शन 2(5) ऑफ द एक्ट। जो भी एक्ट बनता है उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी जजमेंट ऊपर डिस्कस की, तो कहा कि बहुत मिनिमल डिफरेंस है बिटवीन अडल्ट मेल, बिटवीन मेल एंड फीमेल और अडल्ट और नॉन अडल्ट के बीच में। तो फिर आगे इन्होंने बताया कि it is neither real or substantial nor it has even rational relationships with the objects of the legislation। तो जब भी कोई वायलेशन होता है आर्टिकल 14 का, तो हमेशा कोर्ट जो है वो ये देखती है कि जब भी कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, जो आर्टिकल 14 का जो वायलेशन हो रहा है, जो भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, क्या वो जो एक्ट बना है उसका कोई रैशनल रिलेशन है ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन के साथ। अगर रैशनल रिलेशन है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये चीजों को डिस्कस करते हैं जो भी माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आगे देखिए, इनफैक्ट the principle is well settled in the Subramanian Swamy judgment. The word adult male person are contrary to the affording protection to the women who have suffered from the domestic violence of any kind. We therefore strike down the adult male before the person in section 2(q) as these words discriminate between persons similarly situate and as far as being in tune with are contrary to the objects sought to be achieved by 2005 एक्ट। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस सेक्शन को ही स्ट्राइक कर देते हैं। तो सेक्शन स्ट्राइक होने के बाद क्या बनता है, देखिए सेक्शन अगर हम इसे स्ट्राइक कर देंगे तो इसमें क्या बनेगा, तो सेक्शन स्ट्राइक करने के बाद ये बनेगा कि रिस्पोंडेंट, अब डेफिनेशन को रिवाइव करेंगे तो कैसे आएगा, रिस्पोंडेंट मींस एनी अडल्ट को काट दिया गया है, तो मींस एनी पर्सन, तो अडल्ट मेल ही डिटेक्ट हो गया तो एनी पर्सन आ गया। तो ये सेक्शन जो है अब जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिलीट कर दिया, एनी पर्सन कर दिया, अडल्ट मेल को काट दिया। तो अब ये रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है इसमें। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो हैविंग स्ट्रक डाउन दिस वर्ड्स, द डेफिनेशन of respondent in 2(q) in the next question arises whether the rest of act can be implemented without the aforesaid two words. This brings to a doctrine of severability, a doctrine well known the constitutional law and propounded by the first time they celebrate। फिर आगे उन्होंने जजमेंट्स को कहा कि अगर इस दो वर्ड्स को हटा दिया गया है तो क्या जो रिमेनिंग जो एक्ट है वो जो दोनों वर्ड्स हटने के बाद उसको सर्वाइव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस वेदर द रेस्ट ऑफ द कैन बी इम्प्लीमेंटेड, मींस रेस्ट ऑफ जो भी एक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, मतलब वेल नोन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड प्रोपाउंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू बी सेलिब्रेटेड। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो कहते हैं कि कई केस लॉज है, तो सारे केस लॉज को हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि प्लीथोरा ऑफ द केस लॉज है, इसके ऊपर प्लीथोरा ऑफ केस लॉज है। तो आगे बढ़ते हैं, उन्होंने दो तीन केसेस को डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, पैरा नंबर 40 पे चलते हैं, 40 पे चलते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए इन्होंने लिखा एप्लीकेशन फॉर द aforesaid severability principle would make it clear that having struck down the expression adult male in section 2(q) of the act, the rest of the section left intact and can be enforced to achieve the object of this legislation without the offending words। means उन्होंने कहा कि दो वर्ड्स को हटा देते हैं तो पूरा का पूरा बाकी सेक्शन रिमेन रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। Respondent means any person who has been in domestic relationship with the aggrieved person and against whom the relationship has been sought in relief under this act। आगे फिर देखते हैं आगे क्या बताया उन्होंने। Under 2(q) of the act, while the defined respondent, a proviso is provided। देखिए अब यहाँ बताया proviso जो प्रोवाइड किया गया is only to crave out an exception to a situate of the respondent not being an adult male। Once we strike down the adult male, the provision has no independent existence and has been rendered odious, means lazy, निरर्थक। ये पूरा का पूरा जो प्रोविजन है ये निरर्थक हो जाएगा अगर इस सेक्शन को अगर हम अडल्ट मेल को डिलीट कर देते हैं तो अब फिर क्या हुआ कि जो सेक्शन था अब ये यहां तक ही सर्वाइव कर गया है। देखिए ये सेक्शन सिर्फ यहां तक सर्वाइव कर गया है
वो सेक्शन क्या सर्वाइव किया है देखिए। रिस्पोंडेंट, अब से जो डेफिनेशन रिस्पोंडेंट की वो ये होगी, रिस्पोंडेंट मींस एनी पर्सन who or has been in a domestic relationship with the aggrieved person and against whom the relationship has been sought or achieved under this act। तो यहां तक ही रह गई है बस डेफिनेशन। अब प्रोविजो भी हट गया और अडल्ट जो मेल है वो भी हट गया, तो अब ये डेफिनेशन सिर्फ यहां तक ही सर्वाइव करेगी। तो आगे बढ़ते हैं इस डेफिनेशन पे। तो आगे 41 पैराग्राफ पे चलते हैं कि इंटरेस्टिंगली द प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2002 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। द बिल कंटेन द एग्रीड पर्सन रिलेटिव्स और रिस्पोंडेंट। तो कोर्ट ने कहा कि जब 2002 में जब डाला गया था तब तो ये रिलेटिव की जो डेफिनेशन थी वो मतलब जो एग्रीड पर्सन की डेफिनेशन बताई हुई थी, और जो रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन है उसमें तो साफ साफ क्लियर लिखा था कि एनी पर्सन और हैज बीन इन द रिलेटिव ऑफ द एग्रीड पर्सन एंड अगेंस्ट हुम द पर्सन हैज बीन साउंड मैंडेटरीली ऑन एंड मेड द एप्लीकेशन और द प्रोटेक्शन ऑफ द एक्ट टू द मजिस्ट्रेट और द प्रोटेक्शन ऑफिसर एज द केस में बी। एंड तो कहा कि जब 2002 में जब बिल रखा गया था तब तो ऐसी डेफिनेशन नहीं थी, और अब ये कहा कि जब 2005 में आया बिल, अब देखिए 2002 में क्या गवर्नमेंट थी और उसके बाद जो बिल जो एग्जीक्यूटिव ही रखती है, जो बिल जो है वो हमेशा एग्जीक्यूटिव ही रखती है। तो उन्होंने कहा कि जो बिल था, एफोर्सेड बिल था, लैप्स्ड आफ्टर द प्रेजेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 22/8/2005 एंड दिस वाज पास्ड ऑन बाय बोथ द हाउसेस। तो अब ये हैरानी वाली बात ये है होती है जी कि 22/8/2005 में बिल में ये वर्ड्स कैसे कैसे डाल दिए गए, नहीं बिल में ये वर्ड्स डाल दिए गए। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अर्लियर 2000 बिल डिफाइंड रिस्पोंडेंट एज द मीनिंग एनी पर्सन हु इज। जब उस टाइम जब एग्जीक्यूटिव ने जब बिल रखा था, मतलब जो भी सरकार ने बिल रखा था, तब ये वर्ड्स नहीं थे अडल्ट मेल, लेकिन 2005 में जब डाला गया तो अडल्ट मेल जो है वो जो बिल जो प्रेजेंट किया तो अडल्ट मेल डाल दिए गए। तो अब ये बताया है, ये आगे देखिए, आगे चलते हैं फिर इसमें क्या लिखा है। तो वी आल्सो फाइंड दैट अनदर एक्ट वाज प्रोटेक्ट द वुमेन इन सो एंड सो सॉरी। फिर इसमें बताया कि रिस्पोंडेंट जो है, जो भी एक और एक्ट बताया उन्होंने कि रिस्पोंडेंट की जो डेफिनेशन मींस अ पर्सन अगेंस्ट हुम द एग्रीड पर्सन हैज मेड अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 9। तो अगेन मींस अडल्ट मेल इज conspicuous by its absence। The 2002 and 2000 bill and 2000 act are in tune of the object of the achievements by the statutes which are to be mean to protection of the women in various spheres of the life। कहा कि 2002 में जो बिल बनाया गया डोमेस्टिक वायलेंस बिल का, और जो ये बिल बनाया गया सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्कप्लेस प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ एक्ट 2013, ये एक ट्यून में थे जो कि वुमेन को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जो अब जो वी हैव लिखा एडवर्टेड टू द एफोर्सेड लेजिस्लेशन ओनली टू शो दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ हैज बीन thought it's reasonable to widen the scope of the expression to respondent in the Act 2013 so as to be in tune with the object sought to be achieved by such legislation। तो आगे हम बढ़ते हैं आगे। तो ये कहा कि having struck down the portion of 2Q of the ground, it's violated Article 14 of the Constitution. We don't think it's necessary to go the case law, both sides, literal versus purposive construction। आगे और बढ़ते हैं इसमें। None of the becomes necessary in the viewpoint of the notice view of our finding above। आगे बढ़ते हैं 46 पैराग्राफ में देखते हैं एक बार। 46 पैराग्राफ में क्या लिखा है देखते हैं। सो देखिए, we are therefore, अब फाइनल जजमेंट में आगे, we are therefore set aside the impugned judgment and declared, मींस बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट सेट असाइड कर दी। उन्होंने सिर्फ कहा था कि बीच में अगर कोई कंप्लेंट जो है मेल पर्सन के अगेंस्ट नहीं डाली जाती तो फिर वो सिस्टर इन लॉ और सिस्टर के ऊपर कंप्लेंट नहीं बन सकती, मतलब जो भी है, जब अगर कोई कंप्लेंट मेल पर्सन के ऊपर नहीं डाली जाती तो इसने कहा कि they declared that adult male in section 2Q of the 2005 Act stands deleted, and since these words do not secure with the Article 14 of the Constitution of India, so consequently the provision of 2Q being rendered odioous, means जो purpose जो provision था, उन्होंने ये भी कहा कि जो provision है वो भी odioous हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो we only add that impugned judgment ultimately held in para number 27 that 2 complaints जो फाइल की थी, the 3 members डिस्चार्ज कर दी थी, but purported to be revived होने चाहिए, despite there was no prayer in the writ petition, means writ petition में कोई prayer नहीं डाली गई थी, लेकिन फिर काउंसिल ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ we record the statement लड़का से, इन्होंने कहा कि
fairly stated she would not like to pursue this complaint and would be content to have the declaration from this court to have the constitutional validity of section 2 क्या हुआ of 2005 एक्ट। तो उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर हम आए थे सेक्शन 2 क्या होगा। तो देखिए ये जजमेंट के बेसिस पे अब ये क्लियर हो गया उन सब के लिए कि जो रिस्पोंडेंट है वो अडल्ट मेल पर्सन नहीं है, एनी पर्सन। तो मतलब कोई भी एग्रीवेट पर्सन कौन है? वोमेन। वो डेफिनेशन 2 क्या की साफ साफ लिखी हुई है, कोई भी वोमेन। तो वो कोई भी वोमेन जो अगर सेक्शन अगर हम तो अगर हम देखते हैं सेक्शन 2A तो देख लिया था, फिर सेक्शन 2 क्या अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मींस कोई भी मेल पर्सन मतलब कोई भी एनी पर्सन, रिस्पोंडेंट मींस एनी पर्सन। तो कोई भी एग्रीवेट पर्सन एनी पर्सन के ऊपर कंप्लेंट डाल सकती है, लेकिन कंप्लेनेंट सिर्फ वुमेन रहेगी और जो एग्रीवेट पर्सन जो मतलब जो भी रिस्पोंडेंट है कोई भी हो सकता है। तो मींस क्लियर ये हो गया कि अगर मदर इन लॉ भी कंप्लेंट डालना चाहती हैं तो वो मदर लॉ भी कंप्लेंट डाल सकती हैं जो मतलब किसी भी एनी पर्सन के ऊपर। और जो सिस्टर जो हैं वो सिस्टर भी कंप्लेंट डाल सकती हैं और मदर भी कंप्लेंट डाल सकती हैं। तो एग्रीवेट पर्सन सिर्फ वुमेन है और एनी पर्सन कोई भी हो सकता है। तो इस बेसिस पे ये जो जजमेंट्स हैं होप है सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। जो स्पेशली जो लोग पूछते थे कि आगे अगर हमारे पर एट्रोसिटीज हो रही है तो हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है, बिल्कुल आपके पास रेमेडीज हैं। एक्ट को एक बार ध्यान से देख लीजिए, जजमेंट को भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। जजमेंट में जो पोर्शन था वो स्ट्राइक डाउन किया जा चुका है, अब एनी पर्सन आ गया रिस्पोंडेंट में। तो कोई भी एग्रीवेट पर्सन है वो वुमेन होनी चाहिए। वो जो एग्रीवेट पर्सन है वो किसी भी पर्सन के ऊपर अगर उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है और डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही हैं और अगर उनके ऊपर एट्रोसिटीज हुई हैं तो वो इस अपनी रेमेडीज अवेल कर सकती हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक रहा होगा और काफी अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि समय समय पे आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।